नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार, आपके अपने फैमिली में स्वागत करता हूं अपनी गणित विषय की कक्षा के साथ। मित्रों, आज हमें परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या इत्यादि टॉपिकों पर चलते हुए लगभग मैथ का 60% पोर्शन कंप्लीट करना है। कल एक क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों, मैंने खुद वीडियो देखा अपलोड करने के बाद, उसमें एक हल्की सी इधर हो गई थी। इधर क्या हो गई थी, पढ़ाते समय बोला कुछ, लिखा कुछ, किया कुछ। इसमें देखना, ये क्वेश्चन कल कराया था। 3 और 2 5 होता है, -1 होता है। 1 + 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। मैं कल यहाँ गलती से 5 लिख गया और आंसर 6 दिखा गया। उसमें कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं था मित्रों, 5 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मेरी गलती थी, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने बोला तो 4 है लेकिन लिख गया 5 और आंसर 6 दिखा दिया। ये आपका सही है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मित्रों, हमें गणित विषय में आज पढ़ना है, सर्वप्रथम हमको पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाती हैं आपके में। प्राकृतिक संख्याएं टीईटी में भी पूछी जाती हैं, सीटेट में भी पूछ ली जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कहने का, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा n बराबर होगा, n = हमारा होगा 1 से प्रारंभ हो गया। गिनती हम 1 से ही पढ़ते हैं, 1 ना 1 2 ना 2 करके ऐसे 3 4 5 और जाके बेटा ये अनंत तक जाएगा। ये हमारी नेचुरल नंबर हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और इसके साथ मित्रों, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन में हो जाओगे आप। शून्य होता ही नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला पॉइंट मित्रों कहता है, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब मित्रों, आपके सिलेबस में पूर्ववर्ती शब्द है। पूर्ववर्ती मतलब होता है एक पहले का, उस संख्या से 1 घटा दीजिए। अगर हम 1 से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। और अनुवर्ती निकालना है तो हम 1 जोड़ दें। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के गुण पढ़ें तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणों में हम लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 1 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 2 होती है। अगला लिखेंगे, यदि हम प्राकृतिक संख्या में यदि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आपको लग रहा होगा लेवल बहुत 0 है। यस मित्रों, लेवल 0 ही हमारे बीटीसी में पूछा जाता है। यही छोटी छोटी माइनर चीजें हमें नहीं बनती हैं, और हम 25 में से कभी 18, कभी 12, कभी 16, कभी 15 नंबर पर अटक जाते हो। लगता है मैथ कठिन है। मैथ कठिन नहीं है। ये चीजें हमने कक्षा 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ के आए हैं, वहीं से हमें ये सब मिलता है। इसलिए मित्रों, आप अपने भाई को सुने, ये ना सोचे लेवल कम है। लेवल भी आपका बढ़ाऊंगा, जैसे ही टेट की तैयारी कराऊंगा सब लेवल बढ़ेगा। वीडियो भी डलेगा, जिन्हें देखना है उसके भी। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगला मित्रों, पूर्ण संख्याएं। अब हमें क्या पढ़नी है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। वे संख्याएं जिनमें, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल कर दिया जाए। वे प्राकृतिक संख्याएं
जिनमें शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतना याद रखना मित्रों, शून्य एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक नहीं, लेकिन प्राकृतिक नहीं। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या यूं कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इसका उल्टा यदि हम बोलें तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ एक भी लिख लीजिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी मित्रों क्या है? पूर्ण संख्या है। अगला हमारा बनता है परिमेय संख्या क्या है? क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है, अगली परिभाषा है। आज हमें परिभाषाएं पढ़नी है मित्रों, कुछ सवाल भी करेंगे हम। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है हमारे में, परिमेय संख्या, ये कक्षा 7 का सिलेबस है हमारा। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जो वैल्यू है वह शून्य ना हो। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, वो माफ कीजिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 3/2, 3/8 लिखते हैं, 5/9, 16/18, कुछ भी लिख सको, लेकिन यदि 5/0 लिख दिया तो यह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं व्यक्त कर सकते। हमने पहले ही कहा ये P तो 5 है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अब हमारी अगली आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 है, √3 है, √5 है, लेकिन यदि यही कोई √4 दे दे तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, यदि हम गलती से √4 लिख जाते तो मित्रों ये तो 2 लिखा है ना, और 2 तो हमारा 2/1 होता है, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना ध्यान रखना, लेकिन इतना अपना डीपली BTC में नहीं पूछा जाएगा, DLR में नहीं पूछा जाएगा। अब मित्रों एक और बेसिक बात करते हैं। मेरे को बच्चों वाली हरकत है, बच्चों की तरह मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मैथ सीखना है। जिन भाई बहनों को हमारे मैथ नहीं आता है, मैं बेसिक से TET का भी मैथ पढ़ाऊंगा, बस वह मुझे
कमेंट बॉक्स के द्वारा या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे मैसेज करें कि सर मुझे नहीं आती, एक बार वो कह के तो देखें। आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ होगा। कोई भी चैनल आप जितना बेसिक कहेंगे मैं उतना बेसिक पढ़ा दूंगा, बस आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करके कहिए तो एक बार सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं मैथ में आपको हीरो बना दूंगा। आपके साथ जुड़ा हूँ, आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार स्नेह चाहिए मित्रों। अब हमें पढ़ना है आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, एक शब्द आया अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही इसका जस्ट उल्टा होता है मित्रों, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि अगर हमें लिख दिया जाए 5 8 7 9 4 1 0, तो हमें इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होगा? हमने कहा बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का तात्पर्य होता है सबसे पहले छोटी संख्या तो 0, उसके बाद उससे बड़ी 1, फिर 4, फिर 9, माफ कीजिए, फिर 5, फिर 9, फिर 7 और फिर 8। ये हमारा आरोही क्रम होगा। यदि हमसे अवरोही क्रम पूछ लिया जाता इसी क्वेश्चन में, इसी में क्या पूछ लिया जाता? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। मतलब हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 8, फिर 7, माफ कीजिए तो यहाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हाँ ये देखो यहाँ 9 आएगा, सॉरी, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है 0 1 4 5 7 8 9। भाई मिस्टेक हो गया, कल जैसी मिस्टेक हो रही है। अब यदि हमें आरोही घटता हुआ क्रम लिखना है तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5, जो घट रहा है लगातार, 4 1 0। सही है मिस्टर? हाँ देखो इसमें हमने क्या किया तिवारी जी, बढ़ता हुआ क्रम लिखना था हमें, तो आरोही क्रम लिखना था इन संख्याओं का। सबसे पहले हम छोटी संख्या पर, उससे बड़ी 1, फिर उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 8, उससे बड़ी 9। यदि इसी क्वेश्चन में हमें कह दिया जाता कि अवरोही क्रम लिखो, तो पहले सबसे बड़ी 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 1 और फिर 0। ये मित्रों हो गया हमारा आरोही और अवरोही क्रम। यदि इसके बाद हमसे परिमेय संख्याओं के प्रगुण पूछ लिए जाएं, इसके बाद हमसे परिमेय संख्याओं के प्रगुण पूछ लिए जाएं, क्या पूछ लिए जाएं? प्रगुण पूछ लिए जाएं। जैसे पहला प्रगुण होता है, हम लेंगे 3 संख्या होती ABC परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं। प्रगुण पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्रगुण पढ़ना है। ये पूछे जाते हैं मित्रों, हर बार पूछे जाते हैं। पहला है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण हमारा क्या कहता है मित्रों, हम देखते हैं। यह कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग अथवा उनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। 2 संख्याओं का योग व उनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग व उनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, यदि हम मान लें यदि A व B परिमेय संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे A धन B बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी मित्रों? परिमेय संख्या होगी। A गुणा B बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या होगी। ये पहला प्रगुण है हमारा समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण क्या कहता है? 2 संख्याओं का योग व उनका गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही होगा। यदि परिमेय संख्या A और B है तो A प्लस B बराबर भी आएगा, A गुणा B बराबर भी आएगा। अब अगला है क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमेय प्रगुण। इसमें क्रम का लफड़ा करना है। इन्होंने कहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग अथवा उनका गुणनफल लें। 2 परिमेय संख्याओं का योग व गुणा करते वक्त यदि उनका क्रम बदल दें तो
उनके परिणाम में, तो उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, कोई अंतर नहीं आता। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि यदि देखो पहले हम लॉजिकली लिख लें, माना a व b परमेय संख्याएं हैं, तो यदि हम a प्लस बी लिखें बराबर b प्लस a होगा। अगर हम a गुणा b बराबर b गुणा a भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमारा a माइनस b है, यदि a माइनस बी है तो इसे हम b माइनस a नहीं लिख सकते। मतलब जो क्रम विनिमय प्रगुण है वह घटाने की संक्रिया में क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। मतलब क्रम विनिमय प्रगुण घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों। एग्जाम्पल हमारा क्या बोलता है, जैसे कि हम कहते हैं 4 प्लस 3, तो इसको 3 प्लस 4, जब इसे जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, इसे जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। यदि इनको हम कहें कि 4 गुणा 3 करो या तो कितना आएगा, 12 आएगा। हम कहें 3 गुणा 4 करो तब भी तो 12 आ रहा है, इसलिए हम लिख देते हैं 4 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 4 ही होगा, दोनों के रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। लेकिन मित्रों यदि हम कहें 4 माइनस 3 तो 1 आएगा, लेकिन 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आएगा कि यह रिजल्ट परिणाम सही है नहीं है। इसलिए विनिमय प्रगुण हमारी घटाने की संक्रिया में लागू नहीं होता है। संवरक प्रगुण हमने पढ़ा कि दो परमेय संख्याओं का योग हुआ उनका गुणनफल परमेय संख्या होता है। क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा कि दो परमेय संख्याओं का योग हुआ गुणा कराते वक्त यदि उनका क्रम बदल लें तो उनके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सायचर प्रमेय। इसके बाद हम क्या करते हैं मित्रों, सायचर प्रगुण पढ़ते हैं। एक सायचर प्रगुण है हमारा। सायचर प्रगुण के अंतर्गत हम जानते हैं क्या हमें सीखना है, क्या जानना है। सायचर प्रगुण पढ़ते हैं हम, तीसरे नंबर का है हमारा सायचर्य प्रगुण। सायचर प्रगुण, ठीक है। तो सायचर प्रगुण का तात्पर्य होता है परमेय संख्याओं में योग और गुणन की संक्रिया में सायचर नियम का पालन करती हैं। परमेय संख्याएं योग व गुणन की संक्रिया में सायचर्य प्रगुण, ये कक्षा 8 की चीजें हैं आपकी, सायचर प्रगुण का पालन करती हैं। क्या करती हैं, सायचर प्रगुण का पालन करती हैं। जैसे कि हम कहें फॉर एग्जाम्पल ये बी सी हमारी परमेय संख्या है, ए धन बी धन सी बराबर हो जाएगा ए धन बी ब्रैकेट धन सी। अगर हम कहें ये तो हमारा योग की संक्रिया में हो गया, यदि हम कहें ए कोष्टक बी गुणा सी बराबर होगा ए गुणा बी कोष्टक गुणा सी, तो ये हमारी परमेय संख्या क्या है, सायचर प्रगुण का पालन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम समझे मित्रों, इसका एग्जाम्पल करना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लिखें यदि 2 प्लस 3 प्लस 5, भाई ध्यान देना थोड़ा, इसको हम जब करेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ से हम जब रिजल्ट निकालेंगे तो 2 प्लस 3 5 8 होता है, यहाँ से 10 आएगा। नोटिस हियर 5 प्लस 5, यहाँ देखते रहिए मित्रों आप 10 आएगा। मतलब हमारा सायचर प्रगुण परमेय संख्याओं के गुणन की संक्रिया में देखते हैं, यदि हम करें 5 गुणा 4 गुणा 3, या इसी को हम लिख दें 5 गुणे 4 गुणे 3, तो करते हैं सॉल्व। 5 गुणा 4 3 12, 12 पंजे 60, यहाँ से 60 आए, यहाँ से क्या आएगा 5 को 20 गुणा 3, तो हमारा परिणाम देखते हैं दोनों पक्षों में बराबर आता है। अतः हम कह सकते हैं मित्रों कि सायचर प्रगुण परमेय संख्याओं के योग व गुणन की संक्रिया में सायचर प्रगुण का पालन करती हैं। इसके बाद हमारा वितरण प्रगुण है मित्रों, इनके क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल कराते जा रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे चाहे वो 20 मिनट का हो या 22 का हो या 25 का हो, हमें मैथ कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसके बाद इतने ढेर सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं मेरे भाई बहनों कि जिसको मैथ नहीं आती कंफर्म हो जाएगी, दावा है मेरा। अगला देखो वितरण प्रगुण, 5वां है हमारा, चौथा है सॉरी वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण हमारा क्या कहता है मित्रों, परमेय संख्याओं का योग व विकलन
पर गुणा के वितरण नियम का पालन हो जाता है। परिमेय संख्याएं योग वा घटाने, व्यकलन ना लिखो आप, या इसको क्या लिख सकते हो, व्यकलन मतलब होता है घटाने की, व्यकलन पर गुणा के लिए वितरण नियम का पालन करती हैं। कहने का तात्पर्य तो हमारा ये है कि यदि हम कह दें कि a b धन c, तो ये हो जाएगा a गुणा b धन a गुणा c। अगर हम कह दें a b माइनस c, तो ये हो जाएगा a गुणा b माइनस a गुणा c। रिजल्ट दोनों तरफ के हमारे इसका भी बराबर होगा। ये जो हमने बताया योग की संक्रिया है, ये हमारी व्यकलन की संक्रिया है। इसमें हम फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं मित्रों। इसका क्या पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं कि हमने लिख लिया 3 और 5 प्लस 4, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4, मतलब यहाँ से हमारा होगा 15 प्लस 12 और 5 2 27। यहाँ से क्या होगा 3 गुणा 5 4 9, 27 बराबर 27। मतलब योग की प्रक्रिया में हमारा वितरण प्रगुण लगता है। अब माइनस की प्रक्रिया देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 4 6 माइनस 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 3, इसका हो गया 4 गुणा 3 6 12 आ गया हमारे यहाँ से क्या आएगा 6 चौको 24 माइनस 12 यस 12। ये हमारा वितरण प्रगुण हो गया। परिमेय संख्या में योग को घटाने पर गुणा के लिए वितरण नियम का पालन होता है। जब योग और इसके साथ यदि हम गुणा कराएंगे तो जरूर होगा। इसके बाद मित्रों हमारे योगात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम वाला आज पोर्शन खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, लगभग यहाँ से 3 नंबर आते हैं जो आज पढ़ा रहे हैं मित्रों। इसलिए ध्यान पूर्वक आप सुनते रहें, यहाँ से 3 नंबर आएंगे। ये नहीं समझना सर की स्पीड कम हो गई, स्पीड कम नहीं हो सकती है मेरे भाइयों। योगात्मक प्रतिलोम हमें देखना है। योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है किंतु विपरीत चिन्ह होता है। किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पिछली बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है लेकिन चिन्ह में विपरीत होती है। कैसी होती है, विपरीत होती है। लेकिन चिन्ह में कैसी होती है मित्रों, विपरीत होती है। जैसे कि हम कहें कि a प्लस योगात्मक प्रतिलोम सदैव 0 देगा, तो हम कह सकते हैं कि योगात्मक माइनस a प्लस a बराबर भी 0 होगा। मतलब a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई तिवारी जी, बोलिए क्या होगा, माइनस a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो रही है जब से। हाँ, अगर हम कहें कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -4 होगा। यहां से एक रजल घलता है, एक रजल निकलता है, स्टार बना के लिखिए। संख्या व उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव कितना होता है भाई बताइए, सदैव कैसा निकलेगा, सदैव 0 होता है। कोई संख्या है वह उसका योगात्मक प्रतिलोम है, तो उनका योग सदैव कैसा निकलेगा मिश्रा जी बताइए, तिवारी बताइए क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही उसी संख्या का क्या होता है, सॉरी माफ कीजिए, हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख रहे हैं यहाँ, चलो लिख देते फिर साथ में साफ करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ना है हमें। किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का व्युत्क्रम होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे हम बात करें ए का गुणात्मक प्रतिलोम, ए का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 1/1। इसका साइन नहीं बदलता है, इसमें साइन नहीं बदलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि संख्या
हम कह सकते हैं संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव एक होता है। तिवारी आ रहा है वीडियो, देखिए साहब नीचे तक। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे हम कहें कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा 1/5, और जब 5 गुणा 1/5 करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। इस प्रकार से हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब मित्रों मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं, इतना हो चुका है। अब अगले वीडियो में इसके धुआंधार आपको प्रश्न और कुछ सवाल कल मिलेंगे, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। और मित्रों आपके लिए एक बम्पर जानकारी सुनिएगा, आपको कल आपके प्रथम पेपर भारतीय समाज का लगभग 30% सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश की क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी, 4 विषय आपके स्टार्ट हो गए। बचे विषय जो हैं उनमें से आप जो विषय चाहते हैं सबसे पहले उसका कमेंट बॉक्स में नाम लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद।